हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो आप उस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम से तो डिटेल कोर्सेज और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज और जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें, इससे पहले की वीडियोस को भी जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। डायरेक्टली हमारा सॉल्व पेपर का पार्ट है। हमने 100 क्वेश्चन दोस्तों आज के इस पेपर में करने वाले हैं। अपर निजी सचिव 2021 में इसका एग्जाम पेपर हुआ था, उसके आंसर्स के बारे में आप इन प्रश्नों को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। इसका आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा PRADN यानी कि प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों इसरो संगठन से जुड़ा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संगठन से। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए $100 मिलियन प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? ठीक है, तो बेंगलोर में दोस्तों जो बिजली सुधार करने के लिए $100 मिलियन प्रदान करने के लिए जो संगठन, किस संगठन ने प्रदान किए हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ADB ने, ठीक है, इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला CDS निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? तो स्वर्गीय जनरल जो हमारे दोस्तों बिपिन रावत जी हैं, जिनको पहला CDS घोषित किया गया था, तो इन्हें किस तिथि को नियुक्त किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया। तो 31 दिसंबर 2019 को दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया था। अभी दोस्तों हमारे दूसरे CDS कौन है वर्तमान में? यह है अनिल चौहान जी, जिन्हें 28 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान देश को समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए दोस्तों इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, तो हाल ही में भारत ने दोस्तों निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के लिए जापान देश के साथ में क्या किए हैं? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन से जुड़ी हुई है? तो ये दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया था? तो अक्षय ऊर्जा के संबंध में दोस्तों भारत ने किस देश के साथ में? दोस्तों बहरीन के साथ में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया था। किसके साथ? बहरीन के साथ में। ये दोस्तों आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो HP कंपनी के साथ में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने साझेदारी की है। तो ये दोस्तों 12 प्रश्न थे जो कि करंट अफेयर के UKPSC के द्वारा पूछे गए थे अपने एग्जाम में। तो इसी प्रकार से आप दोस्तों मान के चलिए आपके जो आगामी एग्जाम है उनमें 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें। प्रीवियस एक साल का दोस्तों आप फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर तो आप जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, क्लीमेंट एटली भारत की स्वाधीनता के समय पे इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन दोस्तों? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। और वहीं मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था दोस्तों कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
INC के प्रथम अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सर्वप्रथम विभाजन हुआ था, जिसे हम 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी, गर्म दल और नर्म दल। और कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। फिर आपका गर्म दल और नरम दल का जो दोस्तों मिलन होता है वह कौन से अधिवेशन में होना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के दोस्तों प्रथम गुरु कौन थे? सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को सिखों के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है और सिखों के अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूंनामा की रचना करी थी। किसने? गुलबदन बानो बेगम ने। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को दोस्तों बोध गया नामक स्थान पर क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनका समाधि स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो कथा सरित सागर दोस्तों इसमें से किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। सोमदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? तो बाजार नीति को कठोरता से लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अपनी बाजार नीति के तहत ही दोस्तों जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति काफी प्रसिद्ध रही थी और इसी कारण यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो अकबर के द्वारा दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 2021 में दोस्तों भारत में 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? ठीक है। बुंदेलखंड की उच्च भूमि, मारवाड़ उच्च भूमि, दक्कन का पठार या फिर पश्चिमी घाट। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो पश्चिमी घाट दोस्तों जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, बिल्कुल सही है। रिहंद घाटी परियोजना रिहंद नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी पर नहीं है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों आपको राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी कि दोस्तों क्या? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। देखिए सर्वाधिक जो अगर आपका कहें क्षेत्रफल है वह किस राज्य का है दोस्तों? तो वह है किसका? राजस्थान का। राजस्थान का क्या है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आरोही क्रम देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तो वैसे दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसके अनुसार दोस्तों राजस्थान का है, फिर है मध्य प्रदेश का। ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन भी सुमेलित नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सुमेलित होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। वैसे क्रम देखा जाए तो आरोही क्रम तो ऐसे बढ़ता हुआ क्रम होता है दोस्तों। ठीक है। अवरोही क्रम जो होता है वह घटता हुआ क्रम होता है, लेकिन यहाँ पर आरोही क्रम के अनुसार जो ऑप्शन सुमेलित लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऐसे करके आप कह सकते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो सीमा है दोस्तों इसे डूरंड सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है दोस्तों इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के साथ में या चीन के बीच में दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड सीमा रेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ओहायो या ओहियो जो आपकी दोस्तों क्या है? नदी है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, बिल्कुल सही है। डार्लिंग क्या है दोस्तों? डार्लिंग एक नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की नदी है, बिल्कुल सही है। नील नदी मिस्र की नदी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वी हो दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि वी हो जो है वह जापान की नहीं
चीन की नदी है। कहाँ की है? चीन की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुछ जनजातियां यहाँ पर दी गई हैं और उनसे संबंधित जिले दोस्तों आपसे पूछे गए हैं। देखिए, जुआंग जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कुकी जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गरासिया जनजाति दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजी जनजाति गुजरात में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, चमोली जो है शहर है वह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। सतपुली जो शहर है दोस्तों यह नयार नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ जो शहर है दोस्तों यह नंदाकिनी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो पिथौरागढ़ जो शहर है यह काली नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पे? काली नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की दोस्तों राजधानी है क्या? इम्फाल। अगला प्रश्न है कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? देखिए, खमसिन, रिस, लू या ब्लिजार्ड। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों रिस जो है यह वायु का एक प्रकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की जो अवधि होती है दोस्तों वह होती है कितना? ये होती है 9 वर्ष तक। ठीक है, कितना? 9 वर्ष के लिए होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो भारत के महान्यायवादी का दोस्तों जो कार्यकाल होता है आपको पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो महान्यायवादी होता है वह अपने पद पर बना रहता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और भारत के महान्यायवादी आर्टिकल कौन से में आते हैं? आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में हमें मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति ने दोस्तों अब तक सिर्फ एक बार क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है दोस्तों क्या? राज्य आपातकाल। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है दोस्तों क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का निर्वाचन आयोग है एक क्या? तो भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। और भारत के निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वह थे सुकुमार सेन। और भारत के निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है दोस्तों राजीव कुमार जी। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 64 वर्ष। ठीक है, और भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एक संवैधानिक निकाय हम सबको पता है। तो 25 जनवरी 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है मुंटेटिस मुटेंडी पद का क्या अर्थ है? तो यथावश्यक परिवर्तन सही। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय दोस्तों की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी कौन? फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या है? ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, भूतलक्षी प्रभाव। अगला प्रश्न है ऑटर रोड शब्दावली का अर्थ क्या है? ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रसाद पर्यंतक। अगला है प्रो ब्रोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ क्या है? तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनुपातक होता है। ठीक है, वाक्यांश डिफैक्टो का वास्तविक अर्थ क्या है? तो डिफैक्टो भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। डिफैक्टो का अर्थ होता है क्या? सभी तथ्य एवं आंकड़े। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद दोस्तों आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके दोस्तों 5 देश क्या हैं इसके स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से कौन है? इसमें से ऑप्शन में फ्रांस के साथ साथ में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस, ये 4 अन्य देश दोस्तों क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं 5 देश, जिसमें से फ्रांस इसमें आपका सुमेलित है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो बाल श्रम विषय या बाल श्रम निषेध और वियमन अधिनियम दोस्तों यह अधिनियमित किया गया था कब? 1986 में। कब? 1986 में। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश क्या कहलाता है? अत्याचार कहलाता है, इंपोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? तो लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले को दोस्तों भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी धारा 1860 या इसके तहत जो धाराएं होती है, तो आईपीसी को लागू 1860 में किया गया था। तो इसके निर्माता कौन? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंध था दोस्तों, यह गवर्नर और इसके 24 डायरेक्टर्स के हाथों में निहित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दोस्तों प्रदान किया गया था 1665 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर एक्ट के तहत गठित हुआ था? और तो दोस्तों भारत का प्रथम जो विधि आयोग है वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गठित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी थी? ठीक है, तो अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री दोस्तों 1612 में स्थापित करी थी। अगला प्रश्न है, मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो मेयर्स कोड दोस्तों 1726 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है क्या? बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो चांदपुर गढ़ी दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। और एक बार प्रश्न पूछा गया कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? तो टिहरी रियासत का दोस्तों भारतीय संघ में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। कब? 1 अगस्त 1949 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? तो देखिए, ट्रेल भी रहा था, दूसरा था लॉसिंगटन भी रहा था, बैटन भी रहा था, तो पामस्टर्न दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और कुल कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के 6 कुमाऊं कमिश्नर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम क्या दिया गया था? तो ब्रिटिश शासन में दोस्तों उत्तराखंड के पर्वतों में जो सिंचित भूमि थी उसे तलाऊ भूमि कहा गया था, और जो असिंचित भूमि थी उसे उपराऊ भूमि कहा गया था। ठीक है, उपराऊ भूमि कहा गया था। ठीक है, और जो बिल्कुल बंजर भूमि थी उसे इजर या फिर इजरान भूमि कहा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर देवीदत्त पंजी हमारे यूकेडी के संस्थापक थे, और यूकेडी की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 को, 25 जुलाई 1979 को। और यूकेडी के संस्थापक कौन है? देवीदत्त पंत जी थे। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो थॉमसन स्कूल के नाम से या थॉमसन कॉलेज के नाम से दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1847 में, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण कार्य हेतु। ठीक है, तो 1847 में दोस्तों रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसे वर्तमान में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। और इसे आईआईटी का दर्जा दोस्तों कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को दोस्तों रुड़की विश्वविद्यालय को क्या आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1847 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद में 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। फिर 1949 में दोस्तों इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, और 1949 में दोस्तों इसे रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। फिर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज शुरू होते हैं बीच बीच में। फिर 2001 में 21 सितंबर 2001 को इसे देश के 7वें आईआईटी के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। तो आंसर हो जाएगा क्या? 1847। अगला प्रश्न है, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1994 को दोस्तों मसूरी गोलीकांड हुआ था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ था। और मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? यह हुआ था, या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? यह हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। तो ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले होता है मसूरी गोलीकांड, सबसे पहले होता है खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को, फिर होता है मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को, फिर होता है दोस्तों आपका मुजफ्फरनगर गोलीकांड या रामपुर तिराहा गोलीकांड जो कि होता है 2 अक्टूबर 1994 को। इंपोर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो भोटिया जनजाति दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध से पूर्व में क्या करती थी? चीन से क्या करती थी? व्यापार करती थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल मेला कहाँ खेला जाता है? तो बग्वाल मेला दोस्तों आप लोगों को पता ही है, देवी धुरा मेले में क्या होता है? बग्वाल खेला जाता है। देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है? चंपावत जनपद में लगता है, माँ बाराही देवी मंदिर के पास में। इसे आषाढ़ी कौतिक मेला, पाषाण युद्ध मेला, पत्थर युद्ध मेला या बग्वाल मेला, देवी धुरा मेला आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह मेला कहाँ लगता है? देवी धुरा मेला यह लगता है दोस्तों कहाँ पर? हमारा चंपावत जनपद में। नंदा देवी मेला दोस्तों हमारा अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में लगता है। गणनाथ मेला दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में लगता है, और द्वाराहाट मेला भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में ही श्यालदेव बिखौती का प्रसिद्ध मेला भी लगता है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ था? तो उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 उत्तराखंड में दोस्तों 7 से 8 अक्टूबर के बीच मध्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यह मसूरी में हुआ था दोस्तों, मसूरी देहरादून में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? तो उत्तराखंड में दोस्तों वर्ष 2017 में 17 सितंबर 2017 को दोस्तों ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था और इसी ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग करने की मांग दोस्तों की गई है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो है 38.43%। अगला प्रश्न है नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पीटर बैरन, पी बैरन के द्वारा दोस्तों नैनीताल की खोज की गई थी। कब? 1841 में। तो पीटर बैरन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सेब का सर्वाधिक उत्पादक दोस्तों है हमारा क्या? उत्तरकाशी जनपद। और सेब की एक विशेष प्रकार के बागान यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। और फेमस क्षेत्र है क्या? हरसिल। हरसिल जो क्षेत्र है दोस्तों, या इसके बारे में कहा जाता है कि फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा यहाँ पर सेब के बगीचे लगाए गए थे और तभी से यहाँ का सेब क्या है? सर्वाधिक फेमस भी है। और उत्तराखंड के सर्वाधिक सेब उत्पादन में भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का नाम हमारा आता है। सेब उत्पादन उत्तराखंड का जो सेब है वह दोस्तों दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? हिमाचली ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निर्देशित करता है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। कितना? आर्टिकल 40। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं तो उनके समाधानों पर जो दोस्तों निर्णय लिया जाता है वह लिया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 163-64 में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में दोस्तों पेश किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? राज्यसभा में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1850 को हुई थी। यह प्रश्न एग्जाम में 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्यू दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव कितने महीने के अंदर करने आवश्यक है? यदि पंचायत दोस्तों भंग की जाती है तो इसके जो चुनाव है यह 6 महीने के अंदर किए जाने आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के तहत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और आर्टिकल 61 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में हमें आर्टिकल 61 में पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों 84 स्थान क्या हमारे निर्धारित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सचिदानंद सिन्हा जी दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस समय पर दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया कौन है? सचिदानंद सिन्हा जी हैं। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा ही थे। उसके बाद में प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने? वो बने थे दोस्तों कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अगर यहाँ पे पूछा था प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है तो राजेंद्र प्रसाद होता है, लेकिन खाली पूछा गया कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये था सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया था? तो यूनिक्स दोस्तों जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यह विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? ट्रांसलेटर कौन है? कंपाइलर है, मेमोरी है, MS ऑफिस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से दोस्तों कंपाइलर जो है आपका यह ट्रांसलेटर का कार्य भी करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो RDBMS का उदाहरण दोस्तों क्या? ओरेकल। क्या है? ओरेकल। अगले प्रश्न की बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज
का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ठीक है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस या प्रिंटर। तो प्रिंटर दोस्तों आपका क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती। तो सामान्य जो प्रयोगकर्ता होता है उसके द्वारा निम्न में से कौन सी मेमोरी दोस्तों प्रयोग नहीं की जाती है। तो रोम को दोस्तों नॉर्मली प्रयोग नहीं किया जाता है, कि रैम यूज होती है, हार्ड डिस्क रैम यूज होती है और मुख्य मेन मेमोरी भी आपकी यूज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों क्या, जावा। कौन सी है, जावा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका नहीं है, किस चीज में नहीं है, स्मृति या मेमोरी प्रबंधन में, इनपुट या आउटपुट प्रबंधन में, प्रक्रिया प्रबंधन में या फिर वायरस से सुरक्षा में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भूमिका है वह किस सिस्टम की, वह की कोई भूमिका नहीं है, किसमें नहीं है, वायरस की सुरक्षा में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। जबकि मेमोरी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग होता है उसमें भी होता है और इनपुट आउटपुट के मैनेजमेंट में भी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डीबीएमएस निम्न में से किसे प्रयोग किया, डीबीएमएस में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है। तो डीबीएमएस में दोस्तों इसमें से MQL को यूज किया जाता है, किसमें, डीबीएमएस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, सीपीयू, माउस, प्रिंटर या फिर स्क्रीन। तो इसमें दोस्तों आपका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है, प्रिंटर, सेकेंडरी मेमोरी, सीयू या सीआरटी स्क्रीन। तो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और सीयू और एएलयू, ये दो भाग दोस्तों सीपीयू के माने जाते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मोनोसैचुरेट वसा अम्ल है, ठीक है। तो साइंस भी दोस्तों आपकी वैसे तो एग्जाम में नहीं दी गई है सिलेबस में, लेकिन आ सकते हैं एक दो क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिएगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है। तो मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल दोस्तों क्या है, ऑलिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, सोनार उपयोग करते हैं। तो सोनार उपयोग करते हैं क्या, प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनार सिस्टम में। सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी सामान्य वायुमंडल का दोस्तों हमारे क्या होता है, दाब होता है। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है यह पानी से कम रहता है, इसलिए दोस्तों अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है। तो रासायनिक रूप से दोस्तों आपका जो एस्पिरिन है यह है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल क्या है, एस्पिरिन है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है। तो दोस्तों जो आपका इंसुलिन है यह पैंक्रियाज यानी कि अमाशयी अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है, किसका, अमाशय का, ठीक है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु या तत्व का एक अयस्क है। तो बॉक्साइट दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम पे पढ़ते थे, एल्यूमिनियम का दोस्तों एक अयस्क है क्या, बॉक्साइट। हाइड्रोजन बम आधारित है किस प्रक्रिया पर दोस्तों, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर दोस्तों हमारा हाइड्रोजन बम आधारित है। और वहीं परमाणु बम की दोस्तों कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगला दोस्तों, मार्स गैस मुख्य रूप से कौन सी होती है। तो मार्स गैस दोस्तों इसमें से होती है कौन सी, मेथेन, CH4 आपकी क्या होती है, मार्स गैस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रायः शरीर की सैनिक कहलाती हैं। तो शरीर की सैनिक कहलाने वाली रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों क्या, WBC, ठीक है, याद रखना आपको, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम कहते हैं यह शरीर की सैनिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दोस्तों इसमें से वाराणसी शहर में किया गया था। अगला भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। तो उस दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, कोविन सिस्टम, जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का जन्म दोस्तों इनमें से पौड़ी गढ़वाल जनपद में
हुआ था और पौड़ी गढ़वाल जनपद से ही दोस्तों यह संबंधित भी थी। तो ये थे दोस्तों आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इसलिए मैंने दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। इसमें जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। 100 में से दोस्तों 70 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, कमेंट जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारी एप्लीकेशन को भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। और एप्लीकेशन पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज के कई सारे बैचेस हैं, आप उनसे जुड़कर अपनी तैयारी को और सशक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।